हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे। आज हम जो टॉपिक करना चाहते हैं वो है हमारा है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता का व्यंजक। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता का व्यंजक। तीव्रता से हमारा अर्थ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है। अक्ष पर हमने पिछले वीडियो में डिफाइन किया था और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम उससे भी पिछले वीडियो में डिफाइन कर चुके हैं। अक्ष जो विद्युत द्विध्रुव रचना करने वाले दोनों चार्ज हैं उनको मिलाने वाली रेखा जो है वो कहलाती है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष। और तीव्रता के बारे में डिफाइन कर चुके हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी प्रेषण धनावेश पर जितना विद्युतीय बल लगता है वो उस बिंदु पर कहलाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है, आने वाले दिनों में हम ये चाहते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस लाइव क्लासेस शुरू हो जाए। और लाइव क्लासेस तभी शुरू हो सकती है जब हमारे पास कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हों। तो 1000 सब्सक्राइबर होंगे तब हम अपनी लाइव क्लासेस शुरू कर सकते हैं। लाइव क्लासेस का बेनिफिट क्या होता है कि विद्यार्थी जो अध्ययन कर रहे हैं उसी समय अपनी कोई क्वेश्चन को, अपनी जिज्ञासा को, अपनी कोई क्वेरी है उसे पूछ सकते हैं। और साथ में लाइव क्लासेस में जो टॉपिक यहाँ करवाया जा रहा है उसका विद्यार्थी से और टीचर से इंटरेक्शन हो जाता है, अंतःक्रिया हो जाती है। हमारे पास अभी जो हमारा परिवार है यूट्यूब चैनल का वो है 450 सब्सक्राइबर का और हमें इसे 1000 सब्सक्राइबर तक लेके जाना है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आपके जानकार ऐसे विद्यार्थी जो आपके रिलेटिव में हैं, नॉन हैं, आस पड़ोस में हैं, जो कक्षा 10, कक्षा 11वीं साइंस या कक्षा 12वीं साइंस से संबंधित है, आप उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। उन्हें इसका लिंक भेजिए और उन्हें सब्सक्राइब करवाइए। साथ ही साथ यदि आपके घर में एक से ज़्यादा स्मार्टफोन है तो जिस स्मार्टफोन से आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उसके अलावा और स्मार्टफोन्स हैं तो आप उससे भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारा परिवार 450 से 1000 की ओर जाए। और जैसे ही 1000 या उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सकते हैं या हो जाते हैं तो हम अपना ऑनलाइन लाइव क्लासेस शुरू करना चाहते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस उद्देश्य को पूरा करने में अपना सहयोग जरूर देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम 1000 सब्सक्राइबर आने वाले कुछ ही दिनों में अचीव कर लें, ये टारगेट हम अचीव कर लें, हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता का व्यंजक। तो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता का व्यंजक हम शुरू करने से पहले आप अपने चिर परिचित को, जानकार को या आपका नॉन कोई पर्सन है उसे ज़रूर बोलें। अब रही बात, कुछ विद्यार्थी ऐसे कहें सर हम इसे सब्सक्राइब करने के बाद हमें क्या बेनिफिट होगा। ऐसे विद्यार्थी जो 10th क्लास से 11वीं में जाना चाहते हैं, 11वीं साइंस से 12वीं साइंस में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये चैनल उपयोगी है ही है। 10th के विद्यार्थियों के लिए साइंस का विषय वैसे भी उपयोगी है क्योंकि उन्हें साइंस पढ़नी पड़ती है। और आने वाले दिनों में हम सभी टीचर्स के सभी विषयों के जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं वो इसमें अपलोड करने वाले हैं। बात चल रही है तो जैसे ही सभी को समय मिलेगा 1 बाय 1 सभी विषय अध्यापकों के उनसे संबंधित जो वीडियो लेक्चर है वो हम इसी चैनल पर अपलोड करने की योजना बना रहे हैं। तो सभी के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो पटवारी या रीट की तैयारी कर रहे हैं या जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या जो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए उपयोगी है क्योंकि हम बीएससी फिजिक्स और बीएससी केमिस्ट्री के लेक्चर भी यहाँ अपलोड करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारे इस योजना में अपना सहयोग बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता का व्यंजक। तो सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो ये मान लिया आपका विद्युत द्विध्रुव है AB और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2D। तो एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके बीच की दूरी 2D है और इसका मिड पॉइंट क्या है O। तो ये डिस्टेंस क्या होगी स्मॉल d और ये डिस्टेंस क्या होगी स्मॉल d। हमें तीव्रता ज्ञात करनी है इसकी अक्ष पर। अक्ष कहाँ पे है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है। तो इसकी अक्ष पर, ये इसकी अक्ष है और इस अक्ष पर एक बिंदु है P। इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और हम ये बात पहले ही कर चुके हैं, जब भी आपको किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है या विद्युतीय बल ज्ञात करना है तो आप उस बिंदु पर क्या रखिए? परीक्षण धनावेश। क्या रखना होगा? परीक्षण धनावेश।
और इस बिंदु P की आपको डिस्टेंस भी डिफाइन करनी पड़ेगी, परिभाषित करनी पड़ेगी। डिस्टेंस हमेशा या तो मूल बिंदु से डिफाइन की जाती है या फिर जो हम इसमें आपका भौतिक राशि लेके चल रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर ये मूल बिंदु डिफाइन नहीं है उसके अंदर तो हम उसका मिड पॉइंट लेके चलते हैं। तो यहाँ विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव का मूल बिंदु क्या है, O। तो इसकी दूरी डिफाइन करेंगे मूल बिंदु मानकर, मध्य बिंदु को मूल बिंदु मानकर O से। तो मान लिया कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी कितनी है, R। तो ये आपका टॉपिक है। इसके बाद हम ये मान लेते हैं, माना -q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता E1 व +q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता E2 है। ये आपका टॉपिक चल रहा है। तो हमने क्या मान लिया, -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 है और +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या है, E2। डायग्राम बनाने के बाद यदि आप थ्योरी लिखना चाहते हैं तो मैं थ्योरी यहाँ पे डिक्टेट कर देता हूँ। चित्रानुसार माना एक द्विध्रुव है जिनके दोनों आवेशों के परिमाण एक समान व प्रकृति विपरीत है और इनके बीच की दूरी 2d है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु स्थित है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 और +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या है, E2 है। अतः अब हम इनकी दिशा डिफाइन करते हैं। तो -q आवेश के कारण ये +q आवेश कहाँ गति करेगा, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज अंदर की ओर जाएगा। तो -q आवेश के कारण +q चार्ज अंदर की ओर गति करेगा। तो -q चार्ज के कारण जो तीव्रता है वो E1 है और E1 की दिशा कैसी होगी, अंदर की ओर। और इस +q चार्ज के कारण ये कहाँ गति करेगा, बाहर की ओर, प्रतिकर्षण बल के कारण ये चार्ज इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो इसके कारण जो तीव्रता है वो कितनी है, E2, लेकिन दिशा कैसी होगी, बाहर की ओर। तो ये E1 और E2 की क्या है, डायरेक्शन है। E1 तीव्रता -q आवेश के कारण है और E2 तीव्रता +q आवेश के कारण है। तो ये दोनों की डायरेक्शन। इसके पश्चात हम क्या देखते हैं, आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर kq/r²। अब हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, -q और +q, और इन दोनों आवेशों के कारण यानी इस पूरे द्विध्रुव के कारण हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है यहाँ पर। तो पहले हम -q की तीव्रता E1 निकाल लेते हैं, फिर +q की तीव्रता E2 निकाल लेते हैं, और फिर इन दोनों का जो भी योग होगा सदिश योग, सदिश राशि के कारण, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है तो सदिश योग लगेगा और बिंदु P पे क्या आ जाएगी, परिणामी तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से। इसलिए -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी, E1। तो E1 बराबर आएगा kq/में -q 4 से बिंदु P की दूरी कितनी है, AP का स्क्वायर। तो kq, AP की दूरी कितनी होगी, O से P की दूरी कितनी है, R, और ये डिस्टेंस कितनी है, D। तो दूरी कितनी होगी, R + D का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। और साथ में आएगी इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन क्यों, क्योंकि सदिश राशि है और सदिश राशि के लिए दिशा निर्धारित करनी पड़ती है। तो दिशा इसकी है P से A की ओर, P से A की ओर। तो ये -q आवेश के कारण बिंदु P पे क्या होगी, तीव्रता। अब हम डिफाइन करते हैं +q आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी। तो देखिए +q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता, तो क्या तीव्रता आएगी, E2 बराबर kq/r² होता है, दूरी का स्क्वायर। तो जो +q आवेश है वो कहाँ से था, B बिंदु पर। तो B से P की दूरी क्या आएगी, BP, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो kq। अब हमें इतनी डिस्टेंस चाहिए, हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी है, R है, और हमें ये नहीं चाहिए इतनी,
क्योंकि बी बिंदु पे आवेश है तो ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, तो टोटल आर में से ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगी। तो कितनी आएगी, आर माइनस डी का स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। और दिशा इसकी कैसे है, जो E1 की दिशा थी वो अंदर की ओर थी, जो E2 दिशा वो बाहर की ओर है। तो हम लिख सकते हैं B से P की ओर, या हम ये भी लिख सकते हैं A से P की ओर, A की बात है। तो यहाँ पे तो हम लिखेंगे P से A की ओर, अंदर की ओर। यहाँ क्या लिखेंगे, B से P की ओर, B से P की ओर यानी बाहर की ओर। अब दोनों तीव्रताओं की दिशा अलग अलग है तो परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी पड़ेगी। तो परिणामी तीव्रता क्या आएगी, देखिए इसलिए P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता मैंने मान ली E, और ये आएगा या तो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। माइनस क्यों आएगा, उसका कारण तो स्पष्ट है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस तो आएगा ही आएगा। अब ये E1 माइनस E2 आएगा या E1 माइनस E2, ये आपको चेक करना है। देखिए ये दूरी है r प्लस डी का स्क्वायर, ऊपर सेम है KQ, यहाँ पर भी KQ, ये है r प्लस डी का स्क्वायर और ये है r माइनस डी का स्क्वायर। दोनों में माइनस का साइन आएगा दिशा अपोजिट होने के कारण, तो हम बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। अगर आप छोटी में से बड़ी को माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो हम पॉजिटिव आंसर रख रहे हैं। नॉर्मली पॉजिटिव रखा जाता है, तो ज़रूरी नहीं है। तो हम ये अपॉन में r प्लस डी का स्क्वायर है और ये अपॉन में r माइनस डी का स्क्वायर है। अपॉन में वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना ही वैल्यू का आंसर छोटा आएगा। तो यहाँ प्लस होने के कारण ये वैल्यू बड़ी होगी, इसका स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा तो आंसर वो छोटा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस के कारण वैल्यू कम हो जाएगी, उसका स्क्वायर थोड़ा कम रहेगा इसकी तुलना में, तो ये आंसर थोड़ा सा क्या आएगा, ज़्यादा। इसका मतलब कौन बड़ी वैल्यू हुई, E2। तो क्या आंसर आएगा इसका, परिणामी तीव्रता क्या आएगी, E2 माइनस E1। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। माइनस क्यों आया, कि दोनों की दिशा कैसी है, अपोजिट है। साथ ही साथ E2 में से E1 क्यों माइनस किया, क्योंकि E1 और E2 की जो वैल्यू है KQ है तो सेम है, अंश की वैल्यू, लेकिन हर में r प्लस डी है और r माइनस डी, तो यहाँ माइनस होने के कारण ये वैल्यू कम रहेगी, और जब कम वैल्यू से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, बड़ा। तो E2 माइनस E1। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, KQ अपॉन में r माइनस डी का स्क्वायर माइनस KQ अपॉन में r प्लस डी का स्क्वायर। डायग्राम एक बार हमारे उपयोग में आएगा, अभी काम आएगा, इसलिए डायग्राम को मैं अब नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रिटर्न में है। तो देखिए अब इसको, इसे हल करें तो KQ कॉमन आएगा, तो अपॉन में बचेगा r माइनस डी का स्क्वायर और 1 अपॉन में r प्लस डी का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करें हम तो KQ LCM लें, r प्लस डी का होल स्क्वायर और r माइनस डी का होल स्क्वायर। r माइनस डी के होल स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या बचेगा, r प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस r प्लस डी के होल स्क्वायर से ये कैंसिल, तो क्या बचेगा, r माइनस डी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये माइनस का होल स्क्वायर है और ये प्लस का, माइनस साइन बार पड़ा है। अगर हम इस वैल्यू को ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, हमने उस पूरी वैल्यू का कंप्लीट होल स्क्वायर लगा दिया। जब हम इसे खोलेंगे तो r प्लस डी का होल स्क्वायर बनेगा, इनटू में r माइनस डी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इस पूरी वैल्यू के स्क्वायर को अलग अलग को हमने एक कंबाइंड के रूप में लिख दिया। अब देखिए यहाँ से वैल्यू सेम है, r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd। माइनस साइन खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2rd अपॉन में स्क्वायर को छोड़कर अगर हम ध्यान से देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ इसमें फॉर्मूला लगेगा
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और इस कंप्लीट राशि का स्क्वेयर। आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर, डी स्क्वेयर से डी स्क्वेयर क्या हो गया, कैंसल। तो आंसर आया के क्यू, 2RD और 2RD 4RD अपॉन में आर स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये वैल्यू आएगी। वी नो दैट अक्ष पे जो हमने ये बिंदु P लिया है, इस बिंदु P की जो मूल बिंदु से दूरी R है, ये बहुत ज़्यादा है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2D की तुलना में, क्योंकि हमने बताया था कि दोनों आवेश जो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के हैं, ये जब निर्माण करते हैं विद्युत द्विध्रुव ध्रुव का, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, अति अल्प होती है। फॉर एग्जांपल हमने NaCl लिया था, तो इसके बीच की दूरी एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है, यानी 10⁻⁻10 मीटर, और ये दूरी बहुत अल्प है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन 2D, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन 2D। इसका मतलब आर वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाएगा डी से। जब ये 2D से बड़ा है आर, तो डी से और बड़ा होगा। और जब इसका मतलब डी छोटा है और डी छोटा है, तो छोटी राशि का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। जैसे 0.2 का स्क्वायर करते हैं तो 0.04 आता है, और छोटा हो जाता है। इसलिए डी स्क्वायर अति अल्प होगा, अति अल्प होगा। अतः इसे नगण्य मानकर छोड़ने पर, इसे नगण्य मान के छोड़ देते हैं। तो डी स्क्वायर को जब नगण्य मान के छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए ई बराबर आएगा के क्यू इंटू 4RD अपॉन में आर स्क्वेयर माइनस 0 और इसका स्क्वेयर। इसे हमने नगण्य मान लिया, 0 मान लिया, तो 0 का स्क्वेयर 0 हो जाएगा, ऊपर होल स्क्वेयर है, तो ये बनेगा के क्यू 4RD, आर स्क्वेयर का स्क्वेयर आर की पावर 4, एक आर से आर क्या हो गया, कैंसल। तो कुल मिला के बचेगा के क्यू 4D अपॉन में आर की क्यूब, एक आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पे आर की पावर 3 बचा। इस वैल्यू को हम ऐसे ले सकते हैं, के इंटू क्यू, 4D को मैंने 2D इंटू 2 लिख दिया, 2D इंटू 2 कितना होगा, 4D होगा, ये रहा 4D अपॉन में आर क्यूब। ध्यान से देखें, Q इंटू 2D, इतना समझ आया होगा, के की जगह के, क्यू की जगह क्यू, 4D को मैंने 2D इंटू 2 लिखा। और हम जानते हैं कि Q इंटू 2D क्या होता है, Q इंटू 2D होता है P, Q इंटू 2D क्या होता है, P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर K, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, P, साथ में क्या आएगा 2 अपॉन में आर क्यूब। तो फॉर्मूला क्या बना, E बराबर 2kp अपॉन में आर क्यूब, और इसके पैर में लगाता हूँ अक्ष, क्योंकि हम अक्ष पे तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, 2kp अपॉन में आर क्यूब। तो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता कितनी आई, 2kp अपॉन में आर क्यूब। के 9 × 10⁻9 होता है, p विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, r डिस्टेंस है मध्य बिंदु से बिंदु p की। वेक्टर फॉर्म लिखे हैं इसकी, तो E वेक्टर अक्ष बराबर 2kp वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, आर क्यूब कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट मतलब अदिश राशि है, p वेक्टर है, सदिश राशि है। अब हम चेक करते हैं कि प्लस आएगा कि माइनस। यदि E वेक्टर p वेक्टर की दिशा सेम है तो प्लस आएगा, यदि दिशा अपोजिट तो क्या आएगा, माइनस। देखिए p वेक्टर की दिशा कैसे होती है, -4 से +4। ये तो है p वेक्टर की दिशा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे होती है, -4 से ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ये हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, क्योंकि 2D की दिशा कैसे थी, माइनस से प्लस की ओर। तो P जो है 2D की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये सदिश है, तो ये भी क्या होगा, सदिश। जो दिशा इसकी होगी वही दिशा इसकी होगी, तो इसकी दिशा होगी माइनस से प्लस की ओर। अब E की दिशा कैसे है, हमने जब फाइनल E फाइंड किया था तो E कैसे फाइंड किया था, E2 माइनस E1। इसका मतलब E2 बड़ा है, E1 छोटा है, तो इन दोनों का जब परिणामी आएगा तो वो E2 की दिशा में आएगा, क्योंकि बड़ा तो E2 ही है। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है,
जैसे मार्कर है, इस पर एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। यदि ये वाला बल बड़ा है तो परिणामी इधर जाएगा इस दिशा में, तो E2 माइनस E1 है, वाला E2 बड़ा है तो परिणामी कहाँ जाएगा, E2 की ओर। तो E2 ये रहा, तो जब E2 में से E1 घटेगा तो परिणामी कहाँ जाएगा, E2 की ओर, मतलब ये डायरेक्शन होगी E की, E अक्ष की डायरेक्शन ये वाली होगी। अब E अक्ष की डायरेक्शन और P वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम ही है, और सेम है ये, तो एक ही दिशा में होने का यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा कि जब हमने E निकाला था तो वो E2 माइनस E1 था, इसमें से E1 घट रहा था E2 में से, क्योंकि E2 बड़ा है तो परिणामी E2 की तरफ जाएगा, और P वेक्टर की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, तो दोनों एक ही दिशा में होने का कारण क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। इसलिए मैंने डायग्राम को रब नहीं किया था दिशा बताने के लिए। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब हम बात करते हैं इसकी दूरी के साथ परिवर्तन आरेख की, कि दूरी के साथ क्या परिवर्तन होगा इसका। तो सूत्र से हमें साफ पता लग रहा है कि विद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष पर तीव्रता है E अक्ष, वो दूरी के घनमूल के समानुपाती है, दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, घनमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम इसका ग्राफ जब प्लॉट करेंगे, तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, दूरी का मात्रक मीटर, क्योंकि तीव्रता जो है दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे तीव्रता घटेगी, और जब हम वापस इधर आएंगे तो दूरी के घटने से तीव्रता बढ़ेगी। तो दूरी के बढ़ने से, डिस्टेंस के इंक्रीज होने से तीव्रता घट रही है, डिक्रीज हो रही है, और जब दूरी घटेगी तो तीव्रता बढ़ेगी। अब इसके बाद यदि 1/r³ के साथ इसका ग्राफ प्लॉट करें, 1/r³ के साथ यदि इसका ग्राफ प्लॉट करें, तब क्या होगा, अक्ष पर उत्पन्न तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है क्यूब के, लेकिन 1/r³ के क्या है, समानुपाती। तो 1/r³ का ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये इसका दूरी के साथ क्या है, परिवर्तन आरेख। उम्मीद करता हूँ आपको विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा, क्योंकि इसमें सारी की सारी बातें मैंने आपको डायग्राम से एकदम समझा दी है, दिशा भी, चिन्ह पॉजिटिव के हैं वो भी, और बाकी तो कैलकुलेशन है मैथमेटिकल। अगले वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर तीव्रता। और उम्मीद करता हूँ कि हमने वीडियो शुरू होने से पहले जो चर्चा की थी आप उस पर गौर करेंगे और हमारा सहयोग करेंगे, ताकि हम आने वाले दिनों में लाइव क्लासेस में आपस में रूबरू हो सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अपना सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें।